यह वही दौर था जब एक छोटे से राजनीतिक खेल ने पूरे राज्य की नींव हिला दी, जब सत्ता की कुर्सी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की कीमत पर बचाई जा रही थी। नगर की हवा में धीरे धीरे एक नया जहर घुल रहा था। लोगों को तब नहीं पता था कि यह सिर्फ राजनीति का बदलाव नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है, एक ऐसी आहट जिसने पूरे नगर की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा खालीपन बन गया था। कश्मीर घाटी में दशकों तक शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। 1984 में जब कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराकर उसके साले गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाया, तो राज्य की राजनीति और भी अस्थिर हो गई। गुलाम मोहम्मद शाह को सत्ता दिलाने में दिल्ली की कांग्रेस सरकार की भूमिका साफ दिखाई देती थी, और यही वजह थी कि उसका कार्यकाल शुरू से ही विवादों में घिर गया। गुलाम मोहम्मद शाह को घाटी में गुल शाह के नाम से भी जाना जाता था। उसका आधार बहुत मजबूत नहीं था और अपनी सरकार टिकाए रखने के लिए वह अलग अलग धार्मिक और क्षेत्रीय समूहों पर निर्भर हो गया। इससे समाज में बांटने की राजनीति तेज हो गई। गुलाम मोहम्मद शाह के कार्यकाल में कई बार यह आरोप लगा कि उसने अपनी स्थिति बचाने के लिए धार्मिक भावनाओं को हवा दी। उसके समर्थकों ने बार बार यह संदेश फैलाया कि मुस्लिम पहचान खतरे में है। उस दौर की रिपोर्टों में दर्ज है कि गुलाम मोहम्मद शाह ने सार्वजनिक तौर पर इस्लाम खतरे में है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसने पहले से मौजूद अविश्वास और संदेह को और गहरा कर दिया। 1985 और 86 की शुरुआत तक जम्मू कश्मीर की सामाजिक जमीन पहले ही संवेदनशील हो चुकी थी। एक ओर केंद्र से लगातार हस्तक्षेप हो रहा था, दूसरी ओर राज्य के भीतर धार्मिक आधार पर लामबंदी तेज हो रही थी। जम्मू क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने गुलाम मोहम्मद शाह सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। मंदिर मस्जिद से जुड़े विवादों को मीडिया और राजनीतिक दलों ने जमकर उछाला। फरवरी 1986 की शुरुआत तक माहौल ऐसा था कि किसी भी छोटी घटना से बड़ी हिंसा भड़क सकती थी। गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार प्रशासनिक मोर्चे पर भी कमजोर साबित हो रही थी। अफसरों की तैनाती और फैसले लेने में देरी होती थी। पुलिस और सिविल प्रशासन को अक्सर राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता था। इस वजह से आम जनता में भरोसा टूट रहा था। हिंदू समुदाय पहले से ही अल्पसंख्यक स्थिति में असुरक्षित महसूस करता था और गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के दौरान उनकी चिंता और बढ़ गई। कश्मीर के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक इस दौर में बार बार कहने लगे थे कि हालात बदल रहे हैं। मोहल्लों में माहौल बिगड़ रहा था। स्थानीय मस्जिदों के बाहर भाषणों में नई किस्म की उत्तेजना झलकने लगी थी। शुक्रवार की नमाज के बाद दिए जाने वाले कुछ भाषणों में सीधे तौर पर यह संदेश दिया जाने लगा कि मुस्लिम पहचान को बचाना जरूरी है। यह सब धीरे धीरे घाटी में डर का वातावरण बना रहा था। विपक्षी दल और यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी गुलाम मोहम्मद शाह पर हमले कर रहे थे कि वह केवल धार्मिक बंटवारा करके कुर्सी बचाना चाहता है। छोटे छोटे इशारों और घटनाओं ने सबको यह यकीन दिलाना शुरू कर दिया था कि आने वाले हफ्तों में कुछ बड़ा घट सकता है। फरवरी 1986 का दूसरा हफ्ता जम्मू कश्मीर के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस दौरान जम्मू के सिविल सचिवालय में मंदिर और मस्जिद से जुड़ा विवाद खुलकर सामने आया। सचिवालय परिसर में एक पुराना मंदिर था और उसके नजदीक एक मस्जिद को लेकर झगड़ा उठा। इस मामूली प्रशासनिक मामले को राजनीतिक रंग मिल गया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने गुलाम मोहम्मद शाह सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहा है। स्थानीय अखबारों और पर्चों में यह खबर फैल गई कि सरकार एक पक्ष के दबाव में काम कर रही है। जम्मू में गुलाम मोहम्मद शाह के भाषण के बाद जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। 15 से 18 फरवरी 1986 के बीच जम्मू शहर में लगातार रैलियां हुईं। भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और गुलाम मोहम्मद शाह को पद से हटाने की मांग की। इन प्रदर्शनों में साफ तौर पर हिंदू संगठनों की अगुवाई दिखी। जगह जगह रोड जाम हुए
और पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा था कि गुलाम मोहम्मद शाह सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रही है और कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन को भी हवा दे रही है। सिर्फ जम्मू शहर ही नहीं, आसपास के कस्बों और इलाकों में भी आंदोलन की लहर फैल गई। रिपोर्टों में दर्ज है कि 17 फरवरी को कई जगहों पर दुकानों को बंद करवा दिया गया और सैकड़ों लोग एक साथ सड़कों पर निकल आए। प्रशासन ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल कम पड़ रहा था। इसके बाद श्रीनगर और अनंतनाग जैसे इलाकों में यह अफवाह फैलाया गया कि जम्मू में हिंदू संगठन मुस्लिम पहचान को कुचलना चाहते हैं। मस्जिदों में भाषणों में यह बात दोहराई जाने लगी कि अब मुसलमानों को अपना ईमान और ताकत दिखानी होगी। ये वही दौर था जब अफवाहों ने सच से ज्यादा ताकत हासिल कर ली। जम्मू के आंदोलन का राजनीतिक असर भी सामने आया। कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचाया और केंद्र सरकार पर दबाव डाला कि गुलाम मोहम्मद शाह को हटाया जाए। दूसरी ओर गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने समर्थकों को लामबंद करने के लिए और अधिक धार्मिक बयानबाजी शुरू कर दी। गुलाम मोहम्मद शाह सरकार की राजनीति और विरोधी संगठनों का आंदोलन अब एक ऐसे मुकाम पर आ चुका था जहां से वापसी लगभग असंभव थी। श्रीनगर की कई मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के बाद स्थानीय इमाम और राजनीतिक कार्यकर्ता इन अफवाहों को और हवा देने लगे। यह संदेश बार बार दोहराया गया कि अगर मुसलमान एकजुट नहीं हुए तो उनकी आस्था पर सीधा हमला होगा और फिर जिहाद की मांग होने लगी। अनंतनाग, सोपोर और पुलवामा जैसे इलाकों में यह बातें लोगों के बीच आम हो गईं। गांवों में बैठे लोग भी इस अफवाह को सुनने लगे कि जम्मू में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस दौरान कई जगह छोटे छोटे टकराव भी हुए। दुकानों में बहस, स्कूलों में बच्चों के बीच झगड़े और मोहल्लों में धार्मिक नारों का टकराना, ये सब बड़े संघर्ष के संकेत थे। पुलिस को बार बार अलर्ट जारी करना पड़ रहा था, लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह सरकार इन घटनाओं को नजरअंदाज करती रही। गुलाम मोहम्मद शाह के समर्थकों ने अपने भाषणों में इस्लाम के खतरे की बात को और तेज किया। जम्मू में चल रही रैलियों को उसने इस तरह पेश किया मानो हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को खत्म करने की योजना बनाई जा रही हो। शाम होते ही कई हिंदू घरों में दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते। महिलाएं बच्चों को बाहर खेलने से रोकने लगीं। ये पहला मौका था जब कश्मीरी पंडितों ने अपने ही मोहल्लों में असुरक्षा महसूस की। 20 फरवरी 1986 की तारीख घाटी की यादों में गहरे दर्ज है। इस दिन अनंतनाग जिले के वाणपो गांव में हिंसा की वह पहली चिंगारी भड़की जिसने पूरे कश्मीर को हिला दिया। सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। मस्जिदों से निकले नारों और अफवाहों ने भीड़ को जमा कर दिया। दिन ढलने तक हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ सीधे हिंदुओं के घरों और मंदिर की तरफ बढ़ गई। समकालीन रिपोर्टों और बाद की गवाहियों में दर्ज है कि वानपो में कम से कम 11 हिंदू घरों को आग के हवाले किया गया। भीड़ ने घरों के दरवाजे तोड़े, सामान बाहर फेंका और लकड़ी मिट्टी के मकानों में आग लगा दी। मंदिर की दीवारों पर पत्थर मारे गए और अंदर रखी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। आग की लहर उठते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। ये घटना केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही। वाणपो की आग ने आसपास के इलाकों में भी दहशत फैला दी। जैसे ही खबर फैली कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, कई परिवार रातों रात गांव छोड़ने लगे। जिनके पास रिश्तेदार या परिचित थे, वे वहीं शरण लेने निकल पड़े। कुछ लोग नजदीकी खेतों और बागों में छिप गए। गांव में रहने वाले कुछ मुस्लिम पड़ोसियों ने हिंदू परिवारों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचाने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। बाद की यादों में यह जिक्र आता है कि कुछ घरों के दरवाजे खोलकर लोगों को अंदर छिपाया गया ताकि भीड़ तक उनकी पहुंच न हो, लेकिन हमलावरों का गुस्सा अधिकतर मकानों और मंदिर पर टूट पड़ा। प्रशासनिक स्तर पर इस समय तक कोई ठोस दखल नहीं हुआ। पुलिस बल कम था और स्थानीय अफसर हालात को समझने में देर कर बैठे। जब तक मदद पहुंचती, तब तक गांव का बड़ा हिस्सा जल चुका था। वानपो की इस घटना को ही बाद में इतिहासकारों ने 1986 के दंगों की पहली बड़ी हिंसा माना। इस घटना के बाद आने वाले दिनों में हिंसा का दायरा और बढ़ना तय हो गया। वानपो अब केवल एक गांव का नाम नहीं रहा, बल्कि वह जगह बन गया जहां से कश्मीर में 1986 का तूफान शुरू हुआ।
इस घटना की खबर पूरे अनंतनाग जिले में आग की तरह फैल गई। 20 फरवरी की रात के बाद आसपास के गांवों में ऐसा सन्नाटा और डर छा गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग कहते हैं कि उस रात जब आसमान में धुआं और आग की लहरें दिखाई दे रही थीं, तो पास के कस्बों और बस्तियों में रहने वाले हिंदू परिवार समझ गए थे कि अब उनकी बारी भी आ सकती है। गांवों की गलियों में देर रात तक लोग जागते रहे। हिंदू परिवारों ने अपने बच्चे और बूढ़ों को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया। कई घरों में जल्दी जल्दी अनाज और कपड़े बांधकर गठरियां बना ली गई। घोड़े गाड़ी और ट्रकों की तलाश होने लगी ताकि सुबह होते ही परिवार कहीं सुरक्षित निकल सकें। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। अफसरों की रिपोर्टें केवल कागजों तक सीमित रहीं। पुलिस की गश्त कुछ इलाकों में नजर आई, लेकिन वह भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जिन गांवों में लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। इस डर का असर बच्चों और औरतों पर सबसे ज्यादा पड़ा। बच्चे बार बार पूछते कि क्या हमें भी भागना पड़ेगा। महिलाएं पूजा की मूर्तियां और जरूरी दस्तावेज कपड़ों में लपेटकर गठरी में रखती, ताकि अगर भागना पड़े तो सबसे पहले वही साथ ले जा सकें। यह डर केवल अनंतनाग तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण कश्मीर के कई गांवों में हिंदुओं ने अपने दरवाजों पर ताले डाल दिए और निकलने का रास्ता तलाशने लगे। शाम होते होते सड़कों पर छोटे छोटे जत्थे दिखाई देने लगे, जो अपने घरों से निकलकर नजदीकी कस्बों की ओर जा रहे थे। अगर समय पर कड़ी कार्रवाई होती तो शायद यह दहशत इतनी जल्दी न फैलती, लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह सरकार की निष्क्रियता ने अल्पसंख्यकों को यह यकीन दिला दिया कि वे अब अकेले हैं। वाणपों की आग बुझी भी नहीं थी कि कुछ ही दिनों में अनंतनाग कस्बा सीधे निशाने पर आ गया। फरवरी 1986 के आखिरी हफ्ते में यहां हालात अचानक बिगड़ गए। मस्जिदों से निकली भीड़ ने नारे लगाते हुए बाजार की ओर रुख किया। शुरू में यह केवल नारेबाजी लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों और मकानों को खुलकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। अनंतनाग के पुराने बाजार में कई दुकानें लूटी गईं। कपड़े, बर्तन और अनाज तक निकालकर सड़क पर फेंक दिए गए। दुकानों के ताले तोड़े गए और सामान आग में झोंक दिया गया। इसी दौरान मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्टों में दर्ज है कि इस क्षेत्र में कई मंदिरों पर पथराव और तोड़फोड़ हुई। भीड़ ने मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया और दीवारों पर नारे लिखे। इसके बाद भीड़ ने मकानों के दरवाजे तोड़ दिए और सामान बाहर निकालकर जलाया। महिलाओं और बच्चों को डराकर घरों से बाहर निकाला गया। कई परिवार जैसे तैसे भागकर नजदीकी सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े। मंदिरों पर हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कुछ मंदिरों को पूरी तरह जला दिया गया, जबकि कुछ की दीवारों और मूर्तियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। बाद की रिपोर्टों में यह भी दर्ज हुआ कि केवल अनंतनाग जिले में दर्जनों मंदिरों पर हमला हुआ था। हालांकि संख्याएं अलग अलग स्रोतों में अलग बताई गई। प्रशासनिक प्रतिक्रिया यहां भी बेहद कमजोर रही। स्थानीय पुलिस बल या तो भीड़ का सामना नहीं कर सका या फिर पूरी तरह नदारद रहा। अब यह साफ हो चुका था कि हिंसा केवल एक गांव या अलग थलग घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न में बदल रही है। अनंतनाग में जो हुआ उसने पूरे कश्मीर के हिंदू समुदाय को यह संदेश दे दिया कि वह अब कश्मीर में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अनंतनाग कस्बे में दुकानों और मंदिरों पर हमले के कुछ ही दिन बाद दक्षिण कश्मीर के और भी गांव इस हिंसा की चपेट में आ गए। फरवरी 1986 का आखिरी हफ्ता और मार्च की शुरुआत सबसे भयावह साबित हुई। अनंतनाग जिले के बाहर छोटे छोटे कस्बे और बस्तियां अब सीधा निशाना बनी। लुकबवान, सालार, फतेहपुर और अकरा जैसे गांवों में हिंदू परिवारों के घर और मंदिर खुलेआम हमलों का शिकार बने। सालार में हालात कम भयावह नहीं थे। भीड़ ने कई घरों को घेर लिया और उनमें आग लगा दी। मकानों की लकड़ी की छतें तुरंत जलने लगी। लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ का हमला इतना तेज था कि कोई रोक नहीं सका। मंदिर की दीवारों पर काले धुएं के निशान आज भी गवाह हैं कि उस समय क्या हुआ था। फतेहपुर में हमले का तरीका अलग था। यहां भीड़ ने सीधे लूटपाट की। दुकानों से अनाज और घरेलू सामान निकाला गया और उसे सड़क पर बिखेर दिया गया।
मंदिर की मूर्तियों को बाहर लाकर तोड़ा गया। कई घरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए। अकरा गांव में भीड़ ने हिंदू परिवारों को डराकर बाहर निकाल दिया और उनके घरों पर कब्जा करने की कोशिश की। स्थानीय सूत्र कहते हैं कि यह हमला पूरी तरह योजनाबद्ध था, क्योंकि भीड़ सीधा हिंदुओं के मोहल्ले की ओर गई और जितने भी मुस्लिम घर थे वहां उन्होंने देखा भी नहीं। गुलाम मोहम्मद शाह सरकार की चुप्पी ने हालात को और बिगाड़ दिया। लोगों में यह धारणा और मजबूत हो गई कि राज्य मशीनरी अब उन्हें बचाने के लिए तैयार नहीं है। अनंतनाग और उसके आसपास के गांवों में हुई हिंसा के कुछ ही दिनों बाद उत्तर कश्मीर का सोपोर भी इसकी चपेट में आ गया। मार्च 1986 की शुरुआत में यहां बाजारों और मोहल्लों में माहौल अचानक बदल गया। शुक्रवार की नमाज के बाद भीड़ जमा हुई और कुछ ही समय में नारों से भरी हुई यह भीड़ हिंदुओं की दुकानों और घरों की ओर बढ़ गई। सोपोर का मुख्य बाजार हमेशा से व्यापार का केंद्र रहा था, जहां हिंदू और मुस्लिम व्यापारी एक साथ कारोबार करते थे। लेकिन इस दिन हालात पूरी तरह अलग थे। भीड़ ने चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों के शटर तोड़े और सामान बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। कपड़े, किताबें और बर्तन जलाकर ढेर बना दिए गए। लोगों ने दुकानों के नाम पट्टों पर कालिख पोत दी और उन पर नारे लिख दिए। सिर्फ दुकानों पर ही नहीं, कई घरों पर भी हमला हुआ। भीड़ मकानों के दरवाजे तोड़ती चली गई। महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते भागने लगे। सोपोर की हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया कि दंगे अब सिर्फ दक्षिण कश्मीर तक सीमित नहीं है। यह एक लहर बन चुकी थी जिसने दक्षिण और उत्तर दोनों हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार पर यह आरोप खुलकर लगने लगे कि वह न तो हिंसा को रोक पा रही है और न ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। प्रशासनिक मशीनरी के भीतर भी तालमेल पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस थानों से यह शिकायत आती रही कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बल नहीं भेजा गया। अफसरों की रिपोर्टें फाइलों में दब गईं और राजनीतिक नेतृत्व ने आंखें मूंद ली। जब तक आदेश पहुंचते तब तक घटनाएं घट चुकी होती और नुकसान हो चुका होता। सड़क पर आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें कहीं कोई राहत या भरोसा नहीं मिल रहा था। कश्मीरी पंडित परिवार बार बार पुलिस चौकियों का रुख करते, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिलता कि बल कम है या आदेश का इंतजार है। कई बार यह भी कहा गया कि ऊपर से निर्देश मिलने तक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस देरी ने भीड़ को और हिम्मत दी और हिंसा और तेज हो गई। गुलाम मोहम्मद शाह सरकार ने स्थिति को संभालने की कोशिश के बजाय राजनीतिक बयानबाजी को चुना। उसके नजदीकी नेताओं ने सार्वजनिक सभाओं में बार बार कहा कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, क्योंकि विरोधी ताकतें उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच दिल्ली से भी लगातार दबाव बढ़ रहा था। कांग्रेस नेतृत्व को यह समझ आ गया था कि गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है और इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच संचार लगातार बिगड़ रहा था। राज्यपाल कार्यालय ने बार बार चेतावनी दी कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो सख्त कदम उठाने होंगे। मार्च 1986 के पहले हफ्ते तक यह धारणा आम हो गई थी कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर हिंसा को नजरअंदाज किया है। विपक्षी दलों और स्थानीय प्रेस ने सीधे तौर पर गुलाम मोहम्मद शाह को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। कई अखबारों में यह सवाल छपा कि जब इतने मंदिर और घर जला दिए गए तो मुख्यमंत्री चुप क्यों रहे। राजनीतिक स्तर पर गुलाम मोहम्मद शाह का आधार तेजी से टूटने लगा। जिन नेताओं ने उसे समर्थन दिया था वे भी अब दूरी बनाने लगे। जनता में उसकी साख पूरी तरह गिर चुकी थी। फरवरी 1986 का 19वां दिन पूरे राज्य में असामान्य रहा। जम्मू और श्रीनगर के कई हिस्सों में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। सरकारी प्रेस नोट्स और अखबारी रिपोर्टों में यह दर्ज है कि माहौल को शांत करने के लिए धारा 144 लागू की गई और लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। लेकिन कर्फ्यू का ऐलान जितना कागजों पर सख्त था, जमीनी हकीकत उतनी ही कमजोर रही। सुरक्षा बल कई इलाकों में देर से पहुंचे। गश्त जरूर बढ़ाई गई, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि बड़ी भीड़ को रोकना मुश्किल रहा। कई जगहों पर भीड़ ने कर्फ्यू तोड़ते हुए खुलेआम नारे लगाए और सड़कों पर प्रदर्शन किया।
हिंदू परिवारों को उम्मीद थी कि अब हालात काबू में आएंगे, लेकिन उनका भरोसा जल्दी ही टूट गया। मार्च का पहला हफ्ता कर्फ्यू और गश्त के नाम पर बीता। सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों में सख्ती दिखाई। अनंतनाग और सोपोर की कुछ गलियों में आर्मी की टुकड़ियां पैदल मार्च करती नजर आईं। कई जगह गोलियां चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया गया, लेकिन यह सख्ती असमान थी, क्योंकि कुछ मोहल्लों में दिखाई दी तो कई जगह बिल्कुल नदारद रही। इस बीच श्रीनगर में भी हालात बिगड़ते रहे। शहर के पुराने हिस्सों में भीड़ जमा होती और नारेबाजी करती। पुलिस चौकियों से यह शिकायत आती रही कि उन्हें आदेशों का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया ने लोगों में यह धारणा बना दी कि सरकार और सुरक्षा बल मिलकर भी स्थिति को काबू में नहीं ला पा रहे। कर्फ्यू के दौरान आम जिंदगी पूरी तरह ठहर गई। दुकानें बंद रहीं, स्कूलों में पढ़ाई रुक गई और परिवहन लगभग ठप हो गया। हिंदू परिवारों ने अपने घरों में छिपकर दिन बिताए। महिलाएं बच्चों को चुप कराती और पुरुष किसी तरह अगले कदम की योजना बनाने की कोशिश करते। हालांकि कर्फ्यू ने हिंसा की रफ्तार कुछ जगहों पर धीमी कर दी, लेकिन इसने डर को और गहरा कर दिया। लोग समझ गए थे कि अगर हालात सुधारने के लिए इतनी ही क्षमता है तो लंबे समय तक शांति बहाल करना असंभव होगा। गुलाम मोहम्मद शाह सरकार के आदेशों का असर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। दिल्ली तक यह संदेश पहुंच गया कि राज्य सरकार के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। गवर्नर हाउस से भेजी गई रिपोर्टों में भी लिखा गया कि कर्फ्यू और गश्त से स्थिति केवल अस्थायी रूप से काबू में आई है। अगर तुरंत बड़े कदम नहीं उठाए गए तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल सकते हैं। मार्च 1986 के पहले सप्ताह का यह दौर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सबसे कठिन था। वे न तो अपने घरों से बाहर निकल पा रहे थे और न ही उन्हें सुरक्षा की ठोस गारंटी मिल रही थी। उनके लिए कर्फ्यू सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि असुरक्षा की याद बन गया था। कांग्रेस नेतृत्व को यह समझ आ चुका था कि अगर गुलाम मोहम्मद शाह को पद से नहीं हटाया गया तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। 7 से 12 मार्च के बीच दिल्ली और श्रीनगर के बीच कई दौर की बातचीत हुई। अखबारों की रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है कि इस दौरान केंद्र ने राज्यपाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इन रिपोर्टों में साफ लिखा गया था कि गुलाम मोहम्मद शाह सरकार ने हिंसा रोकने में पूरी तरह विफलता दिखाई है और प्रशासन का ढांचा पंगु हो चुका है। आखिरकार मार्च 1986 के दूसरे हफ्ते में गुलाम मोहम्मद शाह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में गवर्नर रूल लागू कर दिया गया। गवर्नर जगमोहन ने पदभार संभाला और तुरंत ही प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि हालात को काबू में लाया जाए। यह कदम घाटी में अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत की तरह आया, क्योंकि पहली बार उन्हें यह भरोसा हुआ कि अब ऊपर से कोई मजबूत नियंत्रण होगा। जगमोहन ने सत्ता संभालते ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी। अनंतनाग, सोपोर और श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त और बंकर बनाए गए। कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए और पुलिस को यह निर्देश दिया गया कि अगर भीड़ कानून तोड़े तो गोली चलाने से भी परहेज न किया जाए। इस बदलाव का असर तुरंत दिखाई दिया। भीड़ का हौसला कुछ कम हुआ और हिंदू परिवारों को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि डर अभी भी गहरा था, लेकिन यह धारणा बनने लगी कि अब हालात पहले जैसे अराजक नहीं रहेंगे। राजनीतिक स्तर पर गुलाम मोहम्मद शाह की बर्खास्तगी घाटी में एक बड़ा झटका थी। उसके समर्थकों ने इसे साजिश करार दिया और कहा कि दिल्ली ने मुस्लिम नेतृत्व को गिराने के लिए यह कदम उठाया है। मार्च 1986 के इस मोड़ ने कश्मीर की राजनीति को नई दिशा दी। गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार, जो शुरू से ही अस्थिर थी, अपने ही फैसलों और विफलताओं की वजह से गिर गई। गवर्नर रूल के साथ यह उम्मीद जगी कि कम से कम हिंसा का सिलसिला रोका जा सकेगा और प्रशासन फिर से पटरी पर लौटेगा। लेकिन हिंदू परिवारों के लिए अपने गांव और कस्बे अब पहले जैसे नहीं रहे। जिन घरों को जलाया गया था वहां सिर्फ राख और काले धुएं के निशान बचे थे। जिन मंदिरों को तोड़ा गया वे खंडहर बन चुके थे। यह सब केवल संपत्ति का नुकसान नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी साझी विरासत पर सीधा हमला था। कई परिवारों ने घाटी छोड़ने का फैसला किया। जिनके पास रिश्तेदार जम्मू या दिल्ली में थे वे तुरंत निकल पड़े। कुछ ने अपने बच्चों और महिलाओं को पहले भेजा और खुद कुछ दिन तक घरों की रखवाली करते रहे।
लेकिन माहौल ऐसा था कि लंबा टिकना मुश्किल हो गया। यह शुरुआती पलायन आगे आने वाले वर्षों में और बड़ा रूप लेने वाला था। कई लोग स्कूलों और सामुदायिक भवनों में ठहरे। वहां न बिजली थी, न पर्याप्त खाना, लेकिन कम से कम जान का डर कुछ कम हो गया। इस दौर में मुस्लिम समाज के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। ज्यादातर लोग हिंसा का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ खुलकर निंदा कर रहे थे। कई मुस्लिम परिवारों ने अपने हिंदू पड़ोसियों को मदद की पेशकश की। कुछ ने चुपके से खाने पीने का सामान पहुंचाया और बच्चों को छिपाने में मदद की, लेकिन यह कोशिशें बिखरी हुई थीं और बड़े पैमाने की हिंसा को रोकने के लिए नाकाफी थीं। गवर्नर रूल ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन राख के नीचे जो चिंगारी बची थी, उसने आने वाले सालों में और भी बड़ा तूफान खड़ा करना था। गुलाम मोहम्मद शाह के समर्थकों ने कई भाषणों में यह कहा कि अगर गुलाम मोहम्मद शाह को थोड़ा और समय मिलता तो वह हालात काबू कर लेते। लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह की गिरावट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राजनीतिक जमीन फिर से तैयार कर दी। फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें पहले हटाकर गुलाम मोहम्मद शाह को कुर्सी दी गई थी, अब जनता की नजरों में फिर से वैध विकल्प बनकर उभरने लगे। यह धारणा बनने लगी कि दिल्ली का प्रयोग असफल रहा और अब वही नेतृत्व लौटेगा जो लंबे समय से राज्य पर हावी रहा है। कांग्रेस पार्टी पर भी इसका असर पड़ा। दिल्ली में बैठे नेताओं पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पहले गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाकर गलती की और फिर हालात बिगड़ने पर उसे बलि का बकरा बना दिया। कई अखबारों और रिपोर्टों में लिखा गया कि यह प्रयोग घाटी की राजनीति को और अस्थिर कर गया। इस पूरे प्रकरण ने गवर्नर जगमोहन की छवि को भी मजबूत किया। उन्हें एक सख्त प्रशासक के रूप में देखा जाने लगा जो हालात को काबू में ला सकता है। हालांकि विरोधी खेमों में यह तर्क भी दिया गया कि उनकी नियुक्ति से अल्पसंख्यक समुदाय को तो भरोसा मिला, लेकिन बहुसंख्यकों के बीच यह धारणा बनी कि दिल्ली उनके खिलाफ खड़ी है। हिंसा के बाद कई मंदिरों के खंडहर हिंदुओं को लगातार यह याद दिलाते रहे कि उनका धार्मिक जीवन कभी भी तोड़ा जा सकता है। पूजा पाठ खुले में करना मुश्किल हो गया। त्योहारों का माहौल उदासी से भर गया। पहले जो कार्यक्रम पूरे गांव में मिलकर मनाए जाते थे, अब वे छोटे दायरे तक सिमट गए। कई परिवारों के घर पूरी तरह जल चुके थे, जिनमें उनकी पुश्तैनी धरोहर और कागजात भी खत्म हो गए। दुकानों के जलने से रोजगार छिन गया। कई लोग जो शिक्षक या छोटे व्यापारी थे, उन्हें अचानक नई जगहों पर काम ढूंढना पड़ा। आने वाले सालों में जब 1990 के दशक का व्यापक पलायन हुआ, तो लोग बार बार 1986 का जिक्र करते रहे और कहा कि उसी समय से संकेत साफ हो चुके थे। आज जब इन घटनाओं को याद किया जाता है, तो यह समझ आता है कि 1986 केवल एक साल नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। इसने दिखाया कि धार्मिक ध्रुवीकरण किस तरह एक पूरे समुदाय को असुरक्षित बना सकता है। और आज के नेता अक्सर वोट की गिनती के लिए लोगों को परत दर परत बांट देते हैं, जैसे जाति से, कीर्ति नाम से, अमीर गरीब की रेखा खींचकर। वे रोटी रोजगार की बात छोड़कर पहचाने गिनवाते हैं। हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि हम आपस का भरोसा भूलकर उनकी बनाई हुई चुनौतियों में फंस जाएं। और जब हम में से हर कोई हम और वो में बंट जाता है, तो ताकतवर वही बनते हैं और हम फिर गुलामी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और अगर यह कहानी आपको हिला गई, तो आपको सिकंदर बुत शिकन की तबाही देखनी चाहिए, राजा ललितादित्य की विजय समझनी चाहिए और छत्रपति राजा राम के पलायन को जानना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।